friends, so as we discussed in our previous video, we talked about Humayun, the second emperor of the Mughal Empire, and we talked about his life full of tragedy and challenges. So overall, it was the part 3 of All About the Mughals. This is the part 4 in which we will be talking about Humayun's son and the third ruler, the third emperor of the Mughal Empire, Akbar, popularly known as Akbar the Great. So before I start anything, I'll be telling you one of my opinions, one of my observations जो मैंने notice किया, that I think Akbar's life was quite similar to his grandfather बाबर. कुछ चीज़ें, like I'm not talking about their personality तो काफ़ी different थी, but फिर भी कुछ events जो हुए थे वो थोड़े same थे. 2 मेजर इवेंट्स जो मुझे लगे बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, जिनमें से एक दूसरा वाला तो बहुत ही सिली लगता है मुझे, बट मैं फिर भी बताऊंगी ही. सबसे पहले बाबर को अपना थ्रोन जो था वो 12 साल की एज में ही मिल गया था, एक बहुत यंग एज में, एंड उसी में थोड़ा 19-20 का हिसाब लगा लो तो अकबर को 13 साल में मिला था. तो सोचो, दोनों को इतनी यंग एज में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी. फिर दूसरा, 2 बैटल्स ऑफ पानीपत हमें पता है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने लड़ी थी एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर ने लड़ी थी. यानी कि इन दोनों के 2 इवेंट्स मुझे बहुत सिमिलर लगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इफ़ वी उस तरीके से अगर हम सोचें तो इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स का होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है, क्योंकि एक बहुत यंग एज में बहुत डिफरेंट इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई थी. तो अभी बाबर को छोड़ते हैं क्योंकि उनके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं. अब आते हैं सिर्फ और सिर्फ अकबर पे. स्टार्ट करते हैं. तो अकबर की अर्ली लाइफ के बारे में अगर आप पूछोगे या जानोगे तो आपको मतलब पता चले, थोड़ी दुखद कहानी समझ में आएगी. उतना कुछ मतलब चाइल्डहुड उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय तो आई गेस किसी भी रूलर ने नहीं किया, मुझे तो लगता है. सबसे पहले ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर इन द ईयर 1542. अब आपको पता है, अगर आपने मेरा हुमायूं वाला वीडियो देखा है तो, दैट हुमायूं का एग्जाइल जो था 1540 टू 1555 था, 15 साल. एंड 1542 में अकबर वॉज बॉर्न. दिस मीन्स अकबर का जो चाइल्डहुड है वो पूरा का पूरा एग्जाइल में ही बीत गया विथ हिज फादर. यानी कि 13 से पहले जो चाइल्डहुड था वो तो पूरा का पूरा एग्जाइल में बीता. उसके बाद भी जब पार मिली हुमायूं को, उसमें भी ही एक्सपायर्ड, ही डाइड द नेक्स्ट ईयर. तो उसमें फिर अकबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. तो जैसे हम कभी भी प्रिंस एंड किंग सोचते हैं तो हमेशा हम क्या सोचते हैं, कंफर्ट एंड लग्जरी एंड फाइट, लड़ाई. अब वो बच्चा थोड़ी ना लड़ाई करेगा, 13 साल के जो अकबर होंगे वो थोड़ी ना लड़ाई करेंगे. मतलब छोटे से अकबर कैसे लड़ाई करेंगे बड़े बड़े किंग से. बट फिर भी कंफर्ट एंड ये सब चीज़, लग्जरी तो हम सोच सकते हैं, उनको वो भी नहीं मिली. अकबर वॉज नॉट बॉर्न फॉर कंफर्ट. उसके बाद भी फिर जब कंफर्ट मिल सकता था तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. और उससे पहले एग्जाइल में तो डिस्कम्फर्ट रहेगा ही ना, क्योंकि आप एक बहुत डिफरेंट जगह हो. तो फिर तो बेसिकली द चाइल्डहुड कुछ ज़्यादा ही खास, कंफर्टेबल, हैप्पी वाला नहीं था. एग्जाइल में ही बीत गया बिकॉज ही वॉज सीइंग हिज फादर स्ट्रगल. वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे. सो चाइल्डहुड कुछ ज़्यादा हैप्पी नहीं था, विच अफेक्टेड सम और द अदर वे अफेक्टेड हिज पर्सनैलिटी ट्रेट्स. उसके बाद फिर आता है जब मिलता है एम्पायर, तो हुमायूं डाइज द वेरी नेक्स्ट ईयर. 13 साल के अकबर को पूरा का पूरा एक क्या मिल जाता है, मुग़ल एम्पायर. एंड फिर उसमें भी कुछ भी स्मूथ नहीं गया. एम्पायर मिलते ही, एम्परर बनते ही हेमू एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजपूत, पावरफुल राजपूत रूलर थे जो कि खड़े थे लड़ने के लिए सामने. क्योंकि कौन ही, अगर आप एक राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कौन ही मुग़ल एम्पायर को नहीं लेना चाहेगा. इतना बड़ा एरिया, इतना स्ट्रॉन्ग सब कुछ, तो ऑब्वियसली कोई भी उसको टेक ओवर करना चाहेगा. सो ही वॉज रेडी टू फाइट, क्योंकि अकबर, ही न्यू दैट अकबर इज़ ऑन द वीकर साइड. वो 13 ईयर्स का ही है एंड ही वॉज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन अकबर. बट फिर भी सोचो, मुगल्स वन दैट द होल बैटल.
इसमें एक रोल आता है बैरम खान का, जो कि एक बहुत ही ट्रस्टेड जनरल थे हुमायूं के, जो कि ध्यान रख रहे थे अकबर का. ही वॉज लाइक अ फादर फिगर टू हिम. बहुत सपोर्ट दिया मिलिट्री में, बैटल्स में, हर चीज़ में. एंड ड्यू टू हिज सपोर्ट अकबर वॉज एबल टू विन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. ऐसा कहते हैं दैट हेमू वॉज अबाउट टू विन, बट उनकी आई में एक तीर चला गया था. तो आई तो सेंसिटिव है, मतलब ये क्या मिरेकल हुआ है सोचो. मुगल्स के साथ भी, अकबर के साथ भी, कि पूरी अब किंग है तो किंग को ही तो बचाना है ना. तो फिर सारी सेना जो थी पैनिक हो गई. एंड दैट मोमेंट वाज लाइक एन एडवांटेज थ्रू द मिलिट्री, मुगल मिलिट्री, अकबर, बैरम खान, सबको. एंड एट दैट मोमेंट दे वर एबल टू विन ईजिली. फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में वो जीत गए. ऐसा कहा जाता है दैट अकबर के जो सबसे वैसे तो बहुत सारी बैटल्स हर किंग लड़ता ही है, बट जो सबसे मेन बैटल थी वो यही थी, क्योंकि फर्स्ट बैटल थी और सबसे बड़ी बैटल थी. उसके बाद ये सब तो फिर उस अर्ली पीरियड की कहानियाँ हैं. उसके बाद जब धीरे धीरे अकबर ग्रो करने लगे, बड़े हो गए, सो ही एक्चुअली वांटेड टू डिटैच बैरम फ्रॉम हिम, क्योंकि वो इंडिविजुअली चीज़ें करना चाहते थे, खुद से चीज़ें करना चाहते थे. मतलब बोथ इंडिपेंडेंट होना चाहते थे और इंडिविजुअली चीज़ें करना चाहते थे, इंडिविजुअली फाइट करना चाहते थे. तो धीरे धीरे ही मेड डिस्टेंस फ्रॉम बैरम, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा बंदिश तोड़ना था ना, एंड खुद से करना था. एंड आफ्टरवर्ड्स ये सब करते हुए ही केम आउट एज अ मैन हु वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट फॉर हिज टेरिटरी, मेक हिज टेरिटरी, इंक्रीज हिज टेरिटरी. तो उस तरीके से ही केम आउट एज अ नाइस स्ट्रॉन्ग किंग. अब क्या था, क्योंकि इमोशनल वैल्यूज़ वर क्वाइट गुड, जितने भी इमोशनल वैल्यूज़ थे अच्छे थे, क्योंकि अकबर द ग्रेट कहते हैं तो किसी कोई रीज़न तो होगा ना. तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अकबर द ग्रेट आखिर अकबर को क्यों कहते हैं, अकबर को ये टाइटल क्यों मिला है द ग्रेट का. सबसे पहला रीज़न है पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस था. बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे, बहुत ज़्यादा इक्वालिटी में बिलीव करते थे, और ये सब जितने भी थॉट प्रोसेस थे वो उनके एक्शन में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते थे. ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप अच्छा सोचो और अच्छा करो ना, उससे वो प्रॉब्लम होती है. वो अच्छा सोचते भी थे, अच्छा करते भी थे विथ पीपल. जैसे एक जिज़िया, एक उनका एक्शन था, जिज़िया टैक्स लगता था पहले, जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पे लगता था. ईदर यू हैव टू कन्वर्ट टू मुस्लिम और यू हैव टू पे द टैक्स. बट क्योंकि ही सपोर्टेड इक्वालिटी चाहते थे, उन्होंने जिज़िया टैक्स को कैंसिल कर दिया, हटा दिया. तो फिर नॉन मुस्लिम्स को वो टैक्स नहीं पे करना पड़ता था. उसके बाद उनके अंडर में भी बहुत सारे राजपूत्स काम किया करते थे. हम 9 जेम्स के बारे में जानते हैं ना, अकबर के 9 रत्न. मतलब जो, अब क्योंकि ही वॉज अ क्वाइट ऑर्गेनाइज पर्सन, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहता था. मतलब हर एक चीज़ के लिए, जैसे रेवेन्यू के लिए एक स्पेशलाइज पर्सन, आर्ट कल्चर के लिए स्पेशलाइज पर्सन, मिलिट्री के लिए एक स्पेशलाइज पर्सन. जैसे बीरबल वॉज सेट टू बी फॉर मिलिट्री, और जैसे तोदरमल थे जो, वो फॉर रेवेन्यू. तो हर चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन. अब तोदरमल है, या फिर तानसेन है, या फिर बीरबल हैं. ये 3 मेजर हैं, जो मेजर लोग हैं जो कि ओरिजिनली हिंदूज थे. एंड बीरबल तो आप जानते ही हो कितने ज़्यादा फेवरेट थे अकबर के. बट उनमें कोई ऐसे इनइक्वालिटी नहीं थी. दे वर इक्वल, सारे इक्वल थे, एंड उनके अंडर में ही काम करते थे. यहाँ तक कि अकबर हैड मैनी राजपूत प्रिंसेसेस. बट सच बताऊँ तो मैरिजेस का उस टाइम पे जो रीज़न होता था वो पॉलिटिकल एंड मतलब वैसे स्ट्रैटेजी मेकिंग का ही होता था. ऐसे कुछ ट्रू इमोशंस वाला होता नहीं था, क्योंकि अकबर को पता था कि राजस्थान के राजपूत को हटाना थोड़ा मुश्किल है. तो उसके लिए आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और उनके लिए भी तो अच्छा करेगा. गिव एंड टेक फिर कैसे होगा, है ना. अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो वो क्यों करेंगे, वाई वुड दे मेक एनी एफर्ट्स. तो उसमें फिर लाइक मैरिजेस को पता नहीं क्यों उन किंग्स ने एक साधन बना दिया था, एक वे बना दिया था
बिकॉज जिससे वो ईज़िली अपनी बातों को समझ सकते थे। और फिर गिव एंड टेक पता नहीं क्यों इसी को कर दिया था, शादी करके अपने प्रिंसेसेस को इधर से उधर भेजना। एंड ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, सिर्फ और सिर्फ अकबर ने ही शादी नहीं की है विथ राजपूत प्रिंसेसेस, यहाँ तक कि अकबर्स डॉटर ऑल्सो मैरिड द किंग ऑफ मेवर जो थे अमर सिंह, उनसे शादी की है अकबर्स डॉटर, मतलब अकबर्स डॉटर मैरिड अमर सिंह ऑफ मेवर। तो उनकी भी ऐसे गिव एंड टेक चल रहा था प्रिंसेसेस का। सो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एंड कहीं ना कहीं राजपूत डॉटर्स या राजपूत प्रिंसेसेस की शादी होने का ये भी था दैट राजपूत्स नीडेड अ हायर रैंक, हायर पोजीशन अंडर द मुगल्स, अंडर अकबर। वो हायर रैंक पोजीशन वगैरह चाहिए थी, इसलिए भी वो अपनी प्रिंसेसेस की शादी करवा देते थे। बट इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस थे मेवर के महाराणा प्रताप, जो कि मतलब एक एक्सेप्शनल केस थे। वो इन सब चीज़ों से पिघलते नहीं थे बिकॉज कहीं ना कहीं अकबर वॉज अ लिटिल इन्फ्लुएंशियल, कि मतलब इन्फ्लुएंस कर देते बिकॉज पावर को एक्सचेंज करना एंड अपनी टेरिटरी बढ़ाना। बट वो ऐसी चीज़ों पे पिघलते नहीं थे, उनकी एक ही चीज़ थी, पार। और वो जो पार होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, उसका ओनर सिर्फ मैं होऊंगा। सो दैट वॉज हिज होल आइडियोलॉजी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, ऐसी ऐसी चीज़ों पे वो पिघलते नहीं थे। बट बाकी राजपूत्स का एंड अकबर हैड अ ग्रेट रिलेशन, कि वो ऐसे गिव एंड टेक वैसा चलता था। अब क्योंकि इतनी सारी राजपूत वाइफ्स थी, किसी को भी अकबर ने कभी अपना इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया। दिस इज़ अनदर रीज़न वाई अकबर द ग्रेट इज़ कॉल्ड हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ ग्रेट, क्योंकि वही इक्वालिटी का एक और साइन, इंटॉलरेंस का, मतलब इंटॉलरेंस नहीं, टॉलरेंस का एक और साइन था कि उन्होंने ऐसे उनको अपना कल्चर फॉलो करने दिया। यहाँ तक कि जहाँ पे उनकी जो रेजिडेंसी थी वहाँ पे भी मंदिर था, सो दैट क्योंकि राजपूत्स है ना, तो वो तो अपने हिंदू आइडल्स को ही वर्शिप करेंगे, तो वो वर्शिप भी करती थी वो प्रिंसेसेस। तो दिस मीन्स दैट वो पूरी आइडियोलॉजी जो थी बहुत इक्वालिटी पे बेस्ड थी, बहुत टॉलरेंस पे बेस्ड थी, जिसमें से मतलब अगर आप प्रिंसेसेस को फोर्स नहीं किया था कन्वर्ट होने के लिए, अंडर उनके बहुत सारे राजपूत्स काम करते थे, हिंदूज काम करते थे। एंड उसके बाद वो ऐसे मतलब हम जानते हैं कि दैट द दिने इलाही एक जो रिलीजन जो बनाया था अकबर ने, इंक्लूडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स, क्योंकि वो सबकी बातें सुनते थे, सबके पॉइंट समझते थे। बट उनको ये समझ में आ गया था कि हर कोई अपने रिलीजन को ही पता नहीं क्यों सुप्रीम दिखाना होता है, इसलिए हर कोई अपने ही रिलीजन को सुप्रीम दिखाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सबका कॉम्बो, सबके अच्छे अच्छे जो चीज़ें थी उसका कॉम्बिनेशन करके दिने इलाही एक बनाया था। बट इट वॉजंट रियली पॉपुलर अनफॉर्चुनेटली, तो वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। उसी तरीके से सुलही कुल एक जो कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सल पीस का, वो भी वो लेके आए थे। तो वो बहुत सारे ऐसे एक्शंस किए विच showed that he had the thought process of इक्वालिटी, जस्टिस एक्सेट्रा, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद भी करते थे। यहाँ तक कि इट इज़ ऑल्सो सेड, जैसे कोई इंसान है, कोई छोटा सा भी गिफ्ट उनको ऑफ़र करता था वो हमेशा एक्सेप्ट कर देते थे। यानी कि एक इंसान को फील गुड कराना, उसको समझना, सो ये सब क्वालिटीज़ अकबर में बहुत ज़्यादा थी दैट एक्चुअली मेड हिम अ रियली गुड किंग। अब ये तो मैंने आपको कुछ बताया कि वाई अकबर द ग्रेट इज़ कॉल्ड हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ द ग्रेट, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस, अब थॉट प्रोसेस के भी मैंने आपको प्रूफ्स दे दिए। उनके अंदर में हिंदूज़ वर्क करते थे, राजपूत प्रिंसेसेस को कभी भी कन्वर्ट करने को नहीं बोला, जिज़िया कन्वर्ट करने को नहीं बोला, इस्लाम में जिज़िया टैक्स हटाया, यहाँ तक कि दिन इलाही के बारे में भी सोचा, तो कभी भी इनइक्वालिटी वगैरह नहीं की। मैंने इसका भी प्रूफ आपको दे दिया। फिर उसके साथ साथ और भी वो प्रूफ्स ये हैं, जैसे
हम लोग हमेशा क्या होता है ना कि शाहजहाँ ने जो मतलब जैसे ताजमहल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स रियली ब्यूटीफुल, लेकिन उसको लाइमलाइट उसको ज़्यादा मिली है इन कंपैरिजन टू अकबर ने जो बनवाया है वो हम उतना नहीं जानते जितना हम ताजमहल को जानते हैं। इंडिया से मतलब सबसे ज़्यादा ताजमहल ही मुंह से निकलता है, बट अकबर ने भी बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी मैं, क्योंकि मुझे एग्जांपल देना है तो मैं बताती हूँ। जैसे कि एक इंडिया में नहीं है, अब तो पाकिस्तान में होगा, लाहौर में जो लाहौर का जो किला है वहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के जो कॉम्बिनेशन है ना कल्चर में पैटर्न्स, उससे यूज़ करके किला बनाया है। उसके बाद फिर गुजरात में जब वो जीते थे तो फिर जो उनका, आपको पता होगा, फतेहपुर सीकरी जो कि उन कैपिटल थी अकबर की, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी सी ऐसा गेट बनवाया है जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गेट है जिसका नाम है बुलंद, क्या था, हाँ, बुलंद दरवाज़ा। तो उस पूरे गेट का नाम जो है बुलंद दरवाज़ा है, जो कि उस सेलिब्रेशन में, उस विन की मतलब उस जीत की याद में बनवाया था। उसमें भी हिंदू, मुस्लिम और बहुत सारे कल्चर्स के, बहुत सारे रिलीजन के पैटर्न का यूज़ करके बनवाया है पूरे 12 साल। इवन अकबर ने अपनी खुद की टूम भी खुद ही डिज़ाइन की है। जैसे मैंने हुमायूं वाले वीडियो में बोला था ना कि अपनी टूम कौन ही बनवाएगा, अकबर ने अपनी टूम भी खुद डिज़ाइन की क्योंकि ही वॉज सच अ फैन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ऐसे तो आई मीन फिर उसके बाद जो हम प्रेजेंट डे, वैसे इलाहाबाद है तो हम लोग तो अब प्रयागराज कहते हैं, बट वहाँ पे जो वैसे वाटर का जो संगम है ना, तो वहाँ पे जो अकबर का किला है उसके पास में है। दैट वॉज द मेन पर्पज़ वॉज सेफ्टी, बट उससे फिर वो संगम के पास ही बनवाया है। एंड फिर उसके साथ ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं जो बहुत प्रिटी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जैसे ट्रेलर रखते हैं ना, पूरी मूवी बता देंगे पूरी, तो कैसे मज़ा आएगा। सो अभी हम लोग अकबर पे थे, उनके मॉन्यूमेंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, आर्किटेक्चर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैंने एक पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था, क्या क्या एक्शंस ऐसे किए जिससे लोगों ने बिलीव किया दैट दिस मैन इज़ एक्चुअली व्हाट ही थिंक्स या एक्चुअली व्हाट ही पोर्ट्रेज। तो उस पर फिर ट्रस्ट किया। अकबर द ग्रेट इज़ एक्चुअली, उनका जो, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो टाइटल है द ग्रेट का वो एक्चुअली सूट करता है बिकॉज हिज एक्शंस वर लाइक अ लॉट बेटर देन अदर मुगल्स। बहुत अच्छे थे उस टाइम के हिसाब से। लाइक अब हम इक्वालिटी के बारे में अब ज़्यादा बात करते हैं, वो उस टाइम से ही बात कर रहे हैं। अपने टाइम्स के हिसाब से वो बहुत एडवांस थे, स्ट्रगल्स भी उन्होंने देखे ही थे। एंड द बेस्ट थिंग, मतलब बेस्ट थिंग नहीं इन द सेंस कि मतलब ये एक सीखने वाली चीज़ है। ही वॉज नॉट अ वेल एजुकेटेड पर्सन, बट लोगों को समझना, साइकोलॉजी समझना, उसके बाद उस तरीके से रिएक्ट करना, काइंडली चीज़ों को, मतलब काइंडली रिएक्ट करना चीज़ों पे, ये सारी चीज़ें बहुत आर्ट होती है। एंड हमेशा लर्न करने की वो जो इच्छा होती है ना अंदर से, वो भी उनमें बहुत ज़्यादा ही थी। एंड इसलिए अकबर का जो पूरा रूल था, लाइक औरंगज़ेब का भी था बट अकबर का भी जो पूरा रूल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। आई गेस 49-59 ईयर्स का था टोटल। बट फिर जहांगीर तो एग्जिस्टेंस में फिर आ ही गए थे। वो ही वॉज द नेक्स्ट एम्परर अगेन, जिनके बारे में वील बी टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। बाय बाय एंड कीप रीडिंग।